गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम 11th क्लास के टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे शरीर में अलग अलग बहुत सारे तंत्र होते हैं। नाम सुने होंगे आपने, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ऐसे बहुत सारे तंत्र हमारे शरीर में होते हैं। उन्हीं में से एक और सबसे महत्वपूर्ण तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक तो रक्त, एक है हृदय और एक है रक्त वाहिनियां। ये तीनों चीजें मिलकर इस तंत्र का निर्माण करती हैं। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि रक्त, हृदय और रुधिर वाहिनियों से मिलकर बना तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रक्त से। तो अभी हम सबसे पहले उठा रहे हैं रक्त को, क्योंकि जब तक हम उसे नहीं समझेंगे आगे के टॉपिक हमारे समझ में अच्छे से नहीं आ पाएंगे। रक्त या ब्लड, नाम तो सभी ने सुना है कि रक्त क्या होता है। हमारे शरीर में बहने वाला एक लाल रंग का तरल होता है, सब जानते हैं, लेकिन आज हम इसे जीव विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे। इसके अलग अलग विशेष गुणों को निकाल कर लाएंगे और इसके अंदर पाए जाने वाले अलग अलग घटकों पर नजर डालेंगे। यानी आज की क्लास में होगा रक्त का कंप्लीट पोस्टमार्टम और एक एक कोने में जाकर आपको इसकी सारी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले इसके गुणों की बात कर लेते हैं कि एक रक्त के कौन कौन से गुण होते हैं। नंबर 1, वहां से शुरू करते हैं जहां से आप जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि रक्त का रंग कैसा होता है? लाल, गहरा लाल रक्त होता है। और यदि आपसे कोई ऐसे पूछे कि रक्त का ये गहरा लाल रंग कहां से आया, किसके कारण आया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है और यही वर्णक हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो एक बात तो ये हो गई कि रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का नजर आता है। क्लियर है? दूसरी बात, इसे हम एक मैप की तरह तैयार करेंगे ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए। दूसरी चीज, रक्त की दूसरी विशेषता होती है कि उसका स्वाद नमकीन होता है, साल्टी, नमकीन स्वाद वाला रक्त होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे यूं पूछ लिया जाए कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है, तो आपको उसकी मात्रा भी पता होनी चाहिए। ये मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर रक्त हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। यदि मैं क्वेश्चन को थोड़ा अलग घुमा दूं और ऐसे बोलूं कि हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है, तो फिर वो आएगा 7 से 8%। हमारे पूरे वजन का लगभग 8% हिस्सा हमारा रक्त होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यदि आपसे कोई ऐसे पूछे कि रक्त की पीएच कितनी होती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी पीएच होती है 7.35 से 7.45। यानी क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि रक्त हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है? तो हम ऐसे कह देते हैं कि रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है।
क्लियर है? यदि कोई ऐसे कहे कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, देखिए विज्ञान की अपनी अलग अलग शाखाएं हैं और उन्हीं शाखाओं में से एक है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, और इसी के अंदर हम रक्त का अध्ययन करते हैं। तो यदि आपसे ऐसे पूछा जाए कि रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो फिर किसका नाम आएगा? हीमेटोलॉजी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रक्त करता क्या है हमारे शरीर में? इसका काम होता है अलग अलग पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर और वहां दूसरे स्थान से किसी तीसरे स्थान पर पहुंचाना, यानी परिवहन करना। चाहे O2 हो, चाहे CO2 हो, चाहे जल हो या कोई पोषक पदार्थ हो, यहां तक कि कोई उत्सर्जी पदार्थ ही क्यों ना हो, जो भी है शरीर में उन सब को बहाकर ले जाता है और अपने अपने स्थान पर पहुंचा देता है। तो क्या मैं ऐसे कह दूं O2, CO2, जल, पोषक पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ, इनका परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, यानी इसका काम होता है चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इस तरह से हम रक्त की ये विशेषताएं बता सकते हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और है जिस पर हमें थोड़ा गौर करना है, वो है कि रक्त एक विशिष्ट तरल संयोजी उत्तक होता है। एक विशिष्ट तरल संयोजी उत्तक होता है। अब इस शब्द का क्या मतलब है? देखिए, संयोजी उत्तक वो होते हैं जो शरीर में किन्हीं दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं, या फिर ऐसे कह लो कि जो दो चीजों के या दो झिल्लियों के या दो अंगों के बीच के गैप को भरते हैं। रिक्त स्थान को भरने वाला, एक दूसरे से जोड़ने वाला उत्तक होता है संयोजी। तो रक्त वाहिनी की झिल्लियों के बीच भरने वाला, इसलिए इसे भी संयोजी कहते हैं। और ये क्योंकि बहता है एक से दूसरी जगह पर, इसलिए तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। और इसमें यानी रक्त में दूसरे संयोजी उत्तकों से अलग अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं और उसी वजह से इसे बोलते हैं विशिष्ट तरल संयोजी उत्तक। अब आप कहोगे सर ये खास विशेषताएं क्या हैं? मैं आपको जब बता ही रहा हूं तो समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए, संयोजी उत्तक में चाहे शरीर का किसी भी कोने का संयोजी उत्तक हो, उसमें श्वेत कोलेजन तंतु यानी सफेद रंग के कोलेजन तंतु पाए जाते हैं और पीले रंग के इलास्टिन तंतु भी पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर के हर संयोजी उत्तक में, ऐसे ध्यान रखना है आपको, ये दोनों तरह के तंतु होते हैं। लेकिन रक्त एकमात्र ऐसा संयोजी उत्तक है जिसमें ये तंतु नहीं पाए जाते। इसीलिए ही तो हमने इसे नाम दिया है विशिष्ट तरल संयोजी उत्तक। हमने यहाँ एक पूरा माइंड मैप तैयार किया है जिसे आपको अपने दिमाग में छाप लेना चाहिए और ये समझने में आसानी हो जाएगी इससे कि रक्त में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। कि रक्त गहरा लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, स्वाद होता है नमकीन या साल्टी, इसकी मात्रा शरीर में 5 से 6 लीटर होती है और ये हल्के क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं
और ये पदार्थों को एक से दूसरे स्थान पर परिवहन करने का कार्य करता है और ये दूसरे उत्तकों से अलग विशिष्ट तरल संयोजी उत्तक होता है। यहां तक सभी का क्लियर हो रहा है? फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से, फिर आगे चलते हैं अपन। हो गया सभी का? चलिए अब दूसरी चीज पर आ जाओ आप। ये तो रक्त के सामान्य गुण हो गए, एक सामान्य जानकारी हो गई कि रक्त आखिर होता क्या है और वो कैसे अपने अंदर इन विशेषताओं को समेटे हुए है और दूसरे उत्तकों से अलग कैसे है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, लेकिन अब हम थोड़ा अंदर चलते हैं और रक्त के अंदर पाई जाने वाली अलग अलग चीजों के बारे में देखते हैं। एक रक्त के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। जब आप रक्त को टटोलने की कोशिश करोगे ना, ढूंढने की कोशिश करोगे, तो उसमें अलग अलग बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिलकर उस रक्त का निर्माण करती हैं। एक एग्जाम्पल से समझो आप। जब आप दही से छाछ बनाते हो, गांव में बनाते हैं ऐसे, दही को मथते हैं और उससे छाछ बन जाती है। छाछ तो रह जाती है नीचे और ऊपर आ जाता है घी, मक्खन। शहरों में इसके लिए मिक्सी चला लेते हैं, तो मिक्सी के अंदर छाछ नीचे बैठ जाती है और ऊपर मक्खन या घी आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह यदि हम रक्त को घुमा दें तो क्या होगा? क्या इसके भी अलग अलग दो हिस्से हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। जैसे दही को घुमाने पर छाछ और घी अलग होता है, रक्त को घुमाने पर भी दो चीजें अलग होती हैं। एक गाढ़े लाल रंग का पदार्थ नीचे बैठता है और पीले रंग का पानी जैसा तरल ऊपर होता है। हाँ, बस फर्क इस बात का होगा कि ये मिक्सी में या किसी मथनी से नहीं घूमेगा, ये घूमेगा एक विशेष यंत्र में जिसका नाम होता है अपकेंद्रण यंत्र। बहुत तेज, लगभग 1500 राउंड प्रति मिनट की स्पीड से घूमता है और थोड़ी देर चलाने पर ही रक्त के दो हिस्से हो जाते हैं। कौन कौन से? रक्त में नीचे की तरफ बैठा हुआ जो लाल रंग का भाग होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा, उसे तो हम बोलते हैं रक्त कणिकाएं। और जो ऊपर आने वाला पीले रंग का तरल भाग होता है उसे हम नाम देते हैं प्लाज्मा। तो जैसे दही से छाछ और घी अलग होता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहां पर प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं अलग हो जाती हैं। तो क्या हम ऐसे कह दें कि रक्त दो अलग अलग घटकों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा और कणिका। प्लाज्मा तो पीले रंग का तरल होता है, जबकि रक्त कणिका लाल रंग का गाढ़ा भाग होती है। प्रतिशतता भी अलग अलग है, ध्यान देना जरा। यहां प्लाज्मा हमारे रक्त का 55% हिस्सा होता है और रक्त कणिका रक्त का 45% हिस्सा निर्मित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि रक्त में ज्यादा मात्रा में कौन होता है? प्लाज्मा, और कम मात्रा में कौन होता है? कणिकाएं। अब हमें इनके भी अंदर चलना है, क्योंकि हम रक्त को समझेंगे उसके लिए इनके अंदर देखना पड़ेगा कि प्लाज्मा का निर्माण किससे हुआ है और कणिका का निर्माण किससे हुआ है। चलें अंदर, देखिए। प्लाज्मा अलग अलग 4 भागों से मिलकर बनता है। देखिए कौन कौन से 4 भाग। एक तो होता है जल, एक होती है प्रोटीन, इसके अलावा खनिज लवण और साथ में कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं। ये चारों चीजें मिलकर प्लाज्मा का निर्माण कर देती हैं। अब यदि मैं कहूं कि इनमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, तो आएगा जल।
प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% हिस्सा जल का होता है, लगभग 6 से 8% हिस्सा प्रोटीन का होता है, और बाकी के 1% हिस्से में ये और ये दोनों आ जाते हैं, यानी इन दोनों की मात्रा बहुत कम होती है। यहां तक बात आ रही है समझ में? अब जल के अंदर तो कुछ है नहीं, हाँ ये ध्यान रखना है आपको कि प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि रक्त के प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, तो आपको 3 मुख्य नाम जरूर ध्यान रखने हैं। एक तो होता है एल्ब्यूमिन, एक है ग्लोब्यूलिन, और थर्ड है फाइब्रिनोजन। क्योंकि जब आप हाई लेवल का कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो उसमें इस तरह पूछ लिया जाए कि रक्त के प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं है, तब इस तरह की चीजें काम आती हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब खनिजों में कौन कौन है जो हमारे प्लाज्मा में है, देखो जरा, Na+, K+, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये सारे आयन्स भरे हुए रहते हैं। और इन तीनों के अलावा कुछ दूसरे पोषक पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। वो कौन कौन, देखो मैं नाम लेता हूं। अन्य पदार्थों में एक तो आ जाएगा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, इसके अलावा विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन भी तो रक्त से अंदर बहते रहते हैं। विटामिन, ये सब तो कुछ पोषक पदार्थों के अंदर आएंगे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बहते रहते हैं, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक अम्ल, और कुछ स्कंदन कारक भी होते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इनके इस तरह से नाम ध्यान रखेंगे, जब हम आगे चलेंगे तो इनकी फुल डिटेल से इनको देखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अन्य पदार्थों में ये सारी चीजें होती हैं, खनिजों में ये होते हैं, और ये 3 मुख्य प्रोटीन होती हैं। ये जल के साथ घुल मिलकर एक पीले रंग का तरल बनाती हैं, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यहां तक क्लियर हो रही है सभी को बात? अब आप इस साइड आ जाइए, यहां देखिए, हमने कहा था कि रक्त में लाल रंग का जो गाढ़ा पदार्थ होता है वो कहलाता है रक्त कणिका। अब रक्त कणिका भी कोई एक ही तरह की नहीं है, रक्त कणिका भी अलग अलग 3 प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन सी। रक्त कणिकाओं में एक तो होती है RBC, एक है WBC, और एक है प्लेटलेट्स, या जिसको हम बिंबाणु भी कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स या बिंबाणु। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। एक तो आपको इनके उपनाम पता होने चाहिए कि इन्हें दूसरे किन नामों से और जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में उन नामों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में फिर कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। देखिए, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं।
WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, इनके रंग भी अलग अलग हैं। इसका नाम देखो, लाल रुधिर कणिका, तो किस रंग की हो गई? लाल रंग की। इसका नाम है सफेद रुधिर कणिका, तो किस रंग की हो गई? सफेद रंग की हो गई। और प्लेटलेट्स रंगहीन होती हैं। वैसे सफेद रंग भी रंगहीन की ही श्रेणी में गिना जाता है। आगे बढ़ो तो इन तीनों का आकार भी अलग अलग होता है, इनकी आकृति अलग होती है। जैसे आरबीसी आपको हमेशा या तो इस तरह की दिखेगी गोलाकार, या फिर आपको ऐसी दिखेगी कि दोनों साइड से दबी हुई, जिसको हम बोलते हैं उभय अवतल प्रकार की। क्लियर? WBC हमेशा कैसी होती है? इस तरह की अनियमित आकृति की। इसका कोई एक निश्चित आकार आकृति नहीं होती है, अलग अलग हो सकती है। प्लेटलेट्स भी कोई एक फिक्स आकृति की नहीं है और इसके भी आकार को हम अनियमित कह सकते हैं। क्लियर? इनके अंदर केंद्रक है या नहीं, उस आधार पर भी इनमें फर्क है। जैसे आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता और ना ही प्लेटलेट्स के अंदर पाया जाता। केंद्रक सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? WBC में। इसके अलावा इन तीनों में, इन दोनों में केंद्रक नहीं होता है। ध्यान रहेगा सभी को। अब इनकी संख्या भी अलग अलग है। जैसे हमने कहा था कि यहां पे प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी थी? जल की। वैसे यहां रक्त कणिकाओं में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? आरबीसी की। तभी तो इसी के रंग के कारण इनका मिक्स रंग भी लाल ही दिखाई देता है। तो ये कितनी है? जैसे वो 90 से 92% है, यहां 99%। कुल रक्त कणिकाओं का 99% हिस्सा, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने, 99% हिस्सा किसका होता है? आरबीसी का। ये दोनों तो बेचारी बहुत कम होती है। प्लेटलेट तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में मिलेगी, बताऊंगा मैं आपको, पर WBC को तो कोई जगह ही मुश्किल से मिलती है। देखिए संख्या देखते हैं इसकी। आरबीसी की संख्या होती है 50 से 55 लाख। अब ये कितने रक्त में बता रहा हूं, पूरे रक्त में नहीं है ये है प्रति घन mm रक्त के अंदर। यानी 1 mm³ रक्त जब आप लोगे तो उसमें कितनी आरबीसी निकलेगी? 50 से 55 लाख आरबीसी निकलेगी। और उसी 1 mm³ रक्त के अंदर यदि आप WBC गिनने बैठोगे तो आपको कितनी दिखेगी? सिर्फ 7000 WBC प्रति घन mm नजर आएगी। और यदि आपने उसमें प्लेटलेट्स की गणना कर ली तो यहां पे संख्या आएगी 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन mm, या mm³ भी इसे कह सकते हैं। तो क्या हमें ये बात क्लियर हो रही है कि सबसे ज्यादा तो होती है आरबीसी, उससे कम होती है प्लेटलेट्स और सबसे कम होती है कौन? हमारी WBC। इनके जीवन काल भी अलग अलग हैं। देखिए सबसे ज्यादा जीवन काल भी आरबीसी का ही है। एक बार बन गई ना शरीर में तो लगभग 120 दिन तक जीवित रहती है। तो इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि WBC का जीवन काल 5 से 20 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स बहुत कम टाइम तक जिंदा रहती है, सिर्फ 3 से 5 दिनों तक जिंदा रहती है। तीनों के अपने अलग अलग विशेष काम भी हैं। देखिए आरबीसी का काम होता है
O2 और CO2 का परिवहन कराना। तो ये O2 और CO2 का परिवहन कराती है, मतलब O2 को अपने साथ जोड़कर इधर से उधर ले जा सकती है या फिर CO2 को अपने साथ जोड़ के कहीं ले जा सकती है, उनको बहाने का, ले जाने का काम करती है। WBC हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, या यूं कहो कि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। जब भी कोई रोगाणु, चाहे जीवाणु हो या वायरस, हमारे शरीर में आता है तो सबसे पहले ये भागती हैं उसे नष्ट करने के लिए और उसे खत्म करके हमें बचा लेती हैं। मतलब कि ये हमें रोगों से बचाने में मदद करती है तो कम, लेकिन काम सबसे बड़ा करती है। ठीक है। प्लेटलेट्स, इनका काम होता है रुधिर का थक्का जमाना, या यूं कह लो कि स्कंदन करना। अब ये क्या चीज आ गई? जब कभी कहीं चोट लगती है तो खून थोड़ी देर तो बहता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो अपने आप रुक जाता है, ऐसा होता है ना। तो उस रक्त के रुक जाने को हम बोलते हैं थक्का बनना, और उसमें कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। तो आपको ये कुछ बातें ध्यान होनी चाहिए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के उपनाम क्या हैं। आरबीसी लाल होती है, डब्ल्यूबीसी सफेद और प्लेटलेट्स रंगहीन होती है। ये या तो गोलाकार होती है या उभय अवतल होती है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अनियमित आकार की होती है। आरबीसी के अंदर और प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक नहीं होता, केंद्रक सिर्फ डब्ल्यूबीसी में होता है। ये सबसे ज्यादा संख्या में है, ये मध्यम संख्या में है और ये सबसे कम संख्या में है। इनका जीवन काल सबसे ज्यादा 120 दिन का, इनका 5 से 20 दिन का, इनका 3 से 5 दिन का होता है। और काम भी सबके अलग अलग बटे हुए हैं। ये तो O2 CO2 को लाने ले जाने में मदद करती है, ये हमें रोगों से बचाने में मदद करती है, और ये हमारे रक्त के थक्के को जमाने में सहायता करती है। ये सारी बातें आपको इन तीनों कणिकाओं के बारे में पता होनी चाहिए। ये है इस पूरे रक्त के घटक। आई होप आपको ये सारी बातें आज की क्लास में क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।